Okay, so class, today we will discuss about crops for Europe. ठीक है, कल जो हमने 3 सेटलमेंट्स डिस्कस किया था लैंड सेटलमेंट का, उसके बाद से तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्रिटिश थे उनको ये रियलाइज़ होता है कि जो कंट्री साइड में British also realized that the countryside could not only yield revenue. गाँव से सिर्फ हम रेवेन्यू ही नहीं ले सकते हैं, इट कुड ऑल्सो ग्रो द क्रॉप्स. गाँव में तो हम क्रॉप्स भी उगा सकते हैं, क्रॉप्स भी उगवा सकते हैं. ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि हम गाँव से केवल जो है रेवेन्यू को ही क्यों लेंगे. would not yield revenue, it could also grow the crops. हमें क्रॉप्स के ग्रो करने पर ध्यान रखना होगा, जो हमारी ट्रेड के लिए, हमारी कंपनी के लिए ज़रूरी है, जो पूरे यूरोप के लिए ज़रूरी है. ठीक है, अब उसके बाद बाय द लेट 18th सेंचुरी, यानी लेट 18th सेंचुरी यानी कि 1750 के बाद से क्या हुआ, द कंपनी वॉज ट्राइंग टू मीट इट्स एक्सपेंड. अब कंपनी अपने खर्चे को पूरा करने के लिए वो क्या करती थी कि कल्टीवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिको. अब उसे सिर्फ रेवेन्यू नहीं लेना था गांव से. नाउ कंपनी वॉन्ट्स टू ग्रो द क्रॉप फॉर द यूरोप from the countryside of the village. And what was the crop? That was opium and indigo. ठीक है, जो कि जिसकी डिमांड यूरोप में थी. इन द सेंचुरी एंड हाफ दैट फॉलो इट, फिर आगे वाले कुछ सेंचुरीज में जो ब्रिटिश थे उन्होंने परसुएडेड किया कंट्री साइड के लोगों को, विलेज के लोगों को, और उनको फोर्स किया, उनको मनाया भी और उनको फोर्स भी किया जहाँ फोर्स की ज़रूरत थी कि आप जो है इंडिया के वेरियस पार्ट्स में वो क्या करें, इस तरह के क्रॉप्स को उगाएं, ओपियम को और इंडिगो को. जैसे कि उन्होंने ये कहा कि जहाँ की जैसी लैंड थी, जहाँ की जैसी फर्टिलिटी थी, उसके अकॉर्डिंग. फॉर द एग्जांपल, दे जूट इन बंगाल, दे स्टार्टेड, they forced the cultivators, they forced the peasants to grow jute in Bengal, tea in Assam, sugarcane in UP, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra and Punjab, and rice in Madras, according to their geographical condition and according to their temperature and land fertility, soil fertility एंड वाटर अवेलेबिलिटी. इन सब जगहों को सर्वे करके, ऑब्ज़र्व करके उन्होंने इन पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर क्रॉप को उगाने के लिए फोर्स किया और परसुएड किया. फिर क्वेश्चन है कि हाउ वाज दिस डन, ऐसा उन्होंने कैसे किया. तो उन्होंने ब्रिटिश यूज्ड अ वेराइटी ऑफ मेथड्स, कई सारे उन्होंने मेथड्स यूज़ किए. क्यों? एक्सपैंड द कल्टीवेशन को एक्सपैंड करने के लिए. तो आइए देखें कि उन्होंने कौन सा मेथड यूज किया. तो यहाँ पे आप देखते हो इस पिक्चर में कि दो तरह की, इस पिक्चर में यहाँ पर दो पिक्चर है. एक है कलमकारी प्रिंट की ये पिक्चर, और दूसरा है मॉरिस कॉटन प्रिंट की. दोनों में इंडिगो का यूज़ हुआ है. इंडिगो का मतलब होता है नील. जो हम स्कूल आते हैं, हमारे जो वाइट यूनिफॉर्म होते हैं, तो हम उसमें नील डालते हैं जिससे वो थोड़ा सा स्काई ब्लू में आ जाता है. ओके, तो ये लोग जो इंडिगो यूज़ करते थे तो ये कलमकारी प्रिंट, ये आंध्र प्रदेश की कॉटन क्लॉथ के ऊपर ये इस तरह की इंडिगो का है. और ये जो इंडिगो है ये भी इंडिया का ही इंडिगो है, लेकिन ये मॉरिस कॉटन प्रिंट जो है, ये जो इंग्लैंड में जो था, ये लेट 19th सेंचुरी में जो कलमकारी प्रिंट है क्रिएटेड बाय वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश. ये आंध्र प्रदेश के वीवर्स ने इसको क्या किया था, प्रिंट किया था. एंड ऑन द राइट इट इज़ अ फ्लोरल कॉटन प्रिंट डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस्ड बाय विलियम मॉरिस. और ये वाला जो ये कॉटन का कपड़ा है, इस पे जो डिज़ाइनिंग है वो विलियम मॉरिस के द्वारा किया गया था, जो ब्रिटेन के एक फेमस पोइट थे. अब दोनों में एक चीज़ कॉमन है, और वो कॉमन क्या है कि दोनों में जो है रिच ब्लू कलर जो है यूज़ हुआ है. दैट रिच ब्लू कलर इज़ कॉल्ड इंडिगो. ओके, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं
कि अब क्वेश्चन ये है क्लास, अब क्वेश्चन यहाँ पे ना, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या है कि द ब्लू दैट यू सी इन दिस प्रिंट्स वेयर प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट कॉल्ड इंडिगो। इंडिगो प्लांट से ये जो ब्लू कलर हम देख रहे हैं, उन दोनों टू काइंड्स ऑफ क्लोथ्स में वो कहाँ से प्रोड्यूस होते थे? इंडिगो प्लांट से। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि जो ब्लू डाई यूज़ हो रहा है इंडिगो प्लांट से, जो मॉरिस प्लांट्स है, मॉरिस प्रिंट है जो हमने यहाँ पे देखा था, ये वाला जो प्रिंट है ये मॉरिस प्रिंट है और ये कलमकारी प्रिंट है। ठीक है, तो जो मॉरिस प्रिंट है 19th सेंचुरी में ब्रिटेन के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था और उसमें जो इंडिगो प्लांट है कल्टीवेटेड इन इंडिया, जो उसमें इंडिगो यूज़ हुआ है ब्लू रिच कलर डाई के लिए कपड़े में यूज़ हुआ था, वो था कल्टीवेटेड इन इंडिया। वो इंडिया के जो इंडिगो था उससे कल्टीवेट हुआ था, क्योंकि इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिया इन इंडिगो इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो था वो बहुत बड़ा इंडिगो का सप्लायर था। ओके, क्वेश्चन है वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। तो वर्ल्ड में इतना बड़ा सप्लायर था तो इसकी इतनी डिमांड क्यों थी? तो सबसे पहली बात कि इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट है हमारी। ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? जैसे ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब के बीच में ये इक्वेटर है ना, और इक्वेटर के ऊपर 23.5 और इक्वेटर के नीचे 23.5। तो ये जो, इसको मैं ऐसे बताती हूँ कि जैसे ये क्या है, ये ग्लोब है और ये इक्वेटर है। आपको पता ही है कि इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ लैटिट्यूड, दैट इज़। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है दिस इज़ कॉल्ड ट्रॉपिकल एरिया। तो यहीं पे अपने इंडिया के बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, यानी इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये जो क्लाइमेट था ये इंडिगो क्रॉप के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इंडिगो तो 13th सेंचुरी में क्या होता था कि इंडियन इंडिगो जो है वो यूज़ किया जाता था क्लोथ मैन्युफैक्चर्स। अच्छा देखो, तो इंडियन इंडिगो की बात कब से शुरू होती है, पहले हमें ये समझना है। तो 13th सेंचुरी में इंडियन इंडिगो वॉज बीइंग यूज्ड बाय क्लोथ मैन्युफैक्चरर। 13th सेंचुरी से ये लोग हमारे इंडिगो को यूज़ करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट थी तो इंडिगो का प्रोडक्शन होता था। ठीक है, तो बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वॉज बीइंग यूज्ड बाय क्लोथ मैन्युफैक्चरर इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन। इन सब जगहों पे इंडियन इंडिगो यूज़ होता था क्लोथ को डाई करने के लिए। क्लियर? However, only small amount of Indian indigo reached the European mountain. फिर क्या होता है कि थोड़े ही अमाउंट में इंडियन इंडिगो यूरोपियन मार्केट में पहुंचता है, क्योंकि इतनी जगह पे इसकी डिमांड होती है, क्योंकि इसका जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो प्राइस हाई हो जाता है। ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, मार्केट का लॉ है ये। तो इकोनॉमी मार्केट में इसका जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। यूरोपियन क्लोथ जो थे वो मैन्युफैक्चरर्स देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अनदर प्लांट। अब क्योंकि हमारी जो इंडियन इंडिगो थी उसकी डिमांड थी इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में, वहाँ के क्लोथ मैन्युफैक्चरर यूज़ करते थे। अब क्या होता था कि धीरे धीरे हमारी जो इंडिगो है उसकी डिमांड बढ़ गई है, बढ़ जाने से उसका प्राइस जो है यूरोपियन मार्केट में बहुत हाई हो गया था। तो फिर क्या होता है कि अब जो यूरोप के क्लोथ मर्चेंट्स थे, ठीक है, वो हैड टू डिपेंड ऑन अनदर प्लांट कॉल्ड वुड। अब उनको अब इतनी महंगी इंडिगो वो क्यों खरीदे, तो वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड हो गए थे। उस प्लांट का नाम था वुड, और वहाँ पे वो क्यों डिपेंड हुए थे, क्योंकि वहाँ से भी उनको वॉयलेट एंड ब्लू डाई मिल रही थी। ठीक है,
हालांकि जो यूरोप है वो टेम्परेट जोन ऑफ क्लाइमेट है, यूरोप का टेम्परेट जोन है, ठीक है। तो वहाँ पे वुड जो है, वुड वॉज मोर इजीली अवेलेबल इन यूरोप। तो टेम्परेट जोन में है तो वहाँ पे वुड अवेलेबल था। हमारे इंडिया ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो हमारे यहाँ इंडियन इंडिगो अवेलेबल था। तो फिर क्या हुआ कि जो वहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, इट वॉज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली, सदर्न फ्रांस एंड इन पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन। तो यूरोप में जो वुड उगाया जाता था वो कहाँ कहाँ था? वो था जर्मनी में, ब्रिटेन में, फ्रांस में। ओके, वरीड बाय द कंपटीशन फ्रॉम इंडिगो। अब जो यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स थे उनको इंडिगो से बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता था, क्योंकि और फिर इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जो वुड प्रोड्यूसर्स थे यूरोप में, जो वुड की खेती करते थे, उन लोगों ने क्या कहा, अब उन्होंने अपने यूरोपियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया कि आप इंडिगो का इंपोर्ट नहीं करेंगे यूरोप में, ठीक है। तो उन सब ने मिलकर अपने गवर्नमेंट को, यूरोप के गवर्नमेंट को प्रेशर दिया कि नहीं, अब हम इंपोर्ट जो है इंडिगो का नहीं करेंगे, हमारा जो वुड है हम वहीं से कलर जो है वो मंगाएंगे। आगे क्या होता है कि जो क्लॉथ डायर्स हाइवर प्रेफर्ड इंडिगो एज डायर। लेकिन जो क्लॉथ डायर थे ना, जो यूरोप के जो क्लॉथ डायर्स थे, जो कपड़े को रंगते थे, उनको इंडिगो ही पसंद आता था, क्योंकि इंडिगो का जो रिच ब्लू कलर था। और फिर जो जो डाई वो जो वुड से यूज़ करते थे वो उतना अच्छा नहीं था, उसका डल कलर था। 17th सेंचुरी तक आते आते यूरोपियन जो क्लॉथ प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने कहा कि ठीक है, जो हम लोग इंपोर्ट कह रहे थे कि इंडिगो का जो इंपोर्ट है उसको बैन कर दिया जाए, मतलब जो बैन किया गया था कि अब हम लोग वहाँ पे नहीं मंगाएंगे, उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए, यानी कि उनको बैन को रिलैक्स कर दिया जाए। मतलब कि जो हम लोग इंडिगो इंपोर्ट हो रहा था यूरोप में, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, ताकि जो वुड है उसको कंपटीशन मिल रहा था, ठीक है। अब क्या हो रहा था कि जो वहाँ के क्लॉथ डायर्स थे वो कह रहे थे कि नहीं भाई, आप थोड़ा सा रिलैक्स करिए, रिलैक्स हो जाइए ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि हमारा जो जो इंडिगो कलर है वो बहुत अच्छा कलर है, वुड से भी अच्छा है, तो थोड़ा सा रिलैक्स करिए, हम इसे यहाँ पे मंगा सकते हैं। तभी 17th सेंचुरी तक आते आते यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स जो थे उन्होंने अपने गवर्नमेंट को मना लिया इंडिगो के इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंच जो है वो, अब क्या हुआ कि जो फ्रेंच थे अब वो कल्टीवेशन शुरू करते हैं अपनी अपनी कॉलोनीज़ में। अब आपको, यू ऑलरेडी नो दैट कि ऑल द यूरोपियन कंपनीज हैड मेड कॉलोनीज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो फ्रेंच अपनी कॉलोनीज़ बनाए थे वो सेंट डोमिंगो में बनाए थे। सेंट डोमिंगो कहाँ है? कैरेबियन आइलैंड में। कैरेबियन आइलैंड कहाँ है? आप नॉर्थ अमेरिका देख रहे हो एंड साउथ अमेरिका देख रहे हो, तो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच में अटलांटिक ओशन है, वहाँ पे कैरिबियन आइलैंड है, और वहाँ पे फ्रेंच अपनी कॉलोनीज़ बनाए थे। तो उस कॉलोनी पे वो अपना इंडिगो का प्लांटेशन करते थे। जो पोर्टुगीज़ थे वो ब्राज़ील से कर रहे थे, इंग्लिश जो थे वो जमाइका से कर रहे थे। इंग्लिश की कई जगह पे कंपनियाँ थीं, ठीक है, अपने इंडिया से भी कर रहे थे और जमाइका से भी कर रहे थे। स्पेनिश जो थे वो वेनेजुएला से कर रहे थे। तो इस तरह से इंडिगो प्लांटेशन ऑल्सो, और ये नॉर्थ अमेरिका से भी इंडिगो की प्लांटेशन करते थे। प्लांटेशन का मतलब होता है खेती करना, पर खेती करना और प्लांटेशन में फ़र्क होता है। प्लांटेशन में बहुत बड़े लैंड की ज़रूरत होती है, जिसमें जो प्लांटर्स होते हैं वो पीजेंट्स को ज़बरदस्ती उनको काम करने के लिए बुलाते हैं, और उसमें सिर्फ एक ही टाइप ऑफ क्रॉप की खेती होती है। क्लियर? अब जैसे इंडिगो है तो सिर्फ इंडिगो की ही खेती होगी, और उसमें पीजेंट्स को एडवांस दिया जाता था और फिर वो उससे खेती कराते थे। तो फिर क्या होता है कि बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी के लास्ट तक आते आते इंडियन इंडिगो ग्रीव फर्दर। डिमांड जो है फिर से इंडियन इंडिगो की, इन सब जगहों में इंडिगो उगाया जा रहा है, लेकिन जो इंडिया का इंडिगो था, इंडियन इंडिगो था, उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा ब्रिटेन में, यूरोप में बढ़ती है। ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ब्रिटेन में शुरू हो जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडस्ट्रियलाइजेशन से वहाँ क्लोथ प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। क्लोथ में कॉटन का प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से वहाँ पे हो रहा है, और ये कॉटन कहाँ से ले जाते थे? अपने इंडिया से ले जाते थे रॉ मटेरियल के फॉर्म में। क्लियर? तो फिर क्या हुआ कि जब
जब इंडिगो की डिमांड बढ़ गई, enormous new demand for cloth dye, while the demand for indigo increased, its existing supply from the West Indies and America collapsed. तो जो वो लोग वेस्ट इंडीज़ से और अमेरिका से, मतलब जो वो लोग और भी जगहों से वो मंगा रहे थे, वो कोलैप्स्ड हो गया क्योंकि इंडियन इंडिगो सबको चाहिए था। कोलैप्स्ड होने की बहुत सारी रीजंस थे, कुछ वॉर वगैरह भी बीच में हो गया था, तो ये लोग वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से नहीं मंगा पा रहे थे, इसीलिए हमारे इंडियन इंडिगो की डिमांड जो है बढ़ गई थी। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो between 1783 and 1789, the production of indigo in the world fell by half. Cloth dyers in Britain now desperately looked for new sources of indigo supply. अब क्योंकि ये इन सारी जगहों से, आप देखो यहाँ पे ये जितनी भी जगहें हैं, इन सब कॉलोनी से ये लोग क्या मंगाते थे, इंडिगो मंगाते थे। लेकिन यूरोपियन मार्केट में, ब्रिटेन में क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, तो वहाँ पे हमारी इंडियन इंडिगो की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी। तो अब क्योंकि यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से इनका जो इंडिगो था वो तो कोलैप्स हो गया, वो अब आ नहीं रहा था फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स थे। तो फिर क्लॉथ डायर्स जो थे ब्रिटेन के, अब उनको एक नया सोर्सेस चाहिए था। अच्छा, ये इंडियन इंडिगो के पहले ये लोग इन सब जगहों से इंडिगो मंगा रहे थे, क्लियर हुआ। लेकिन जब यहाँ से आना बंद हो जाता है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, और इंडियन इंडिगो, तब ये लोग जो है अपने इंडिया की तरफ, ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। अब ब्रिटेन जो है इंडिया की तरफ क्या करता है, वो आता है। अब क्योंकि हमें पता ही है कि राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, द कंपनी इन इंडिया लुक फॉर वेज टू एक्सपेंड द एरिया। अब वो सोचने लगे कि अब हम क्या करते हैं कि अब हमें इंडिगो का कल्टीवेशन जो है, एरिया जो है उसको बढ़ाना होगा, एक्सपेंड करना होगा। तभी फ्रॉम द लास्ट डिकेड्स ऑफ 18th सेंचुरी, आप यहाँ देखो किस तरह से स्लेव रिवोल्ट हो रहा है इन सेंट डोमिंगो। जो कैरेबियन आइलैंड है, वहाँ पे ये जो हैं ये लोग किस तरह से रिवोल्ट कर रहे हैं इंडिगो के लिए। वहाँ के जो काम करने वाले लोग थे, उन लोगों से, ये कैसे स्लेव्स थे, उनके साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, क्लियर। अब क्या होता है कि फ्रॉम द लास्ट डेकेड्स ऑफ द 18th सेंचुरी इंडिगो कल्टीवेशन, और इसीलिए अब इंडिया में इंडिगो का कल्टीवेशन बंगाल में एक्सपेंडेड रैपिडली। अब बंगाल में तेज़ी से फैल जाता है, बढ़ने लगता है। एंड टू डोमिनेट द वर्ल्ड इन 1788 ओनली अबाउट 30% ऑफ इंडिगो इम्पोर्टेड इन ब्रिटेन। 1788 तक 30% ऑफ इंडिगो जो है ब्रिटेन में इंपोर्ट होता था, मंगाया जाता था। लेकिन 1810 तक आते आते ये जो प्रोपोर्शन था, 95% ऑफ इंडिगो जो है, इंडियन इंडिगो, वो ब्रिटेन की मार्केट में जाने लगी। एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, जैसे जैसे इंडिगो का ट्रेड बढ़ता है इंडिया में, कमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगैन इन्वेस्टिंग। अब जितने भी, क्योंकि अब हमारा जो इंडियन इंडिगो है वो 95% तक प्रोडक्शन करता है और वो इंपोर्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है और ब्रिटेन तक माल जा रहा है। अब क्या हुआ कि वहाँ के जो एजेंट्स थे, जो कमर्शियल एजेंट्स थे, जो कंपनी के और भी बाकी सारे लोग थे यूरोप के, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया इंडिगो प्रोडक्शन में, क्योंकि वहाँ उनको लग रहा था कि इंडिगो की इतनी ज़्यादा डिमांड है तो हम भी इंडिया में जा कर के और भी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, वहाँ पे उस लैंड में इन्वेस्ट करेंगे। मैनी कंपनी ऑफिशियल्स लेफ्ट देयर जॉब, और बहुत सारे ऑफिशियल जो थे वो अपने जॉब छोड़ के वो इस बिज़नेस में लग गए, इंडिगो के बिज़नेस में लग गए, अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट, क्योंकि वहाँ उनको हाई प्रॉफिट हो रहा था। इस तरह से स्कॉट्समैन, यानी स्कॉटलैंड के जो लोग थे, वो इंग्लिश मैन, ये सब बिजनेसमैन जो है इंडिया में आ जाते हैं और यहाँ पे आके प्लांटर्स बन जाते हैं, ठीक है। दोज हु हैव नो मनी, जिनके पास पैसा नहीं था, वो भी लोन ले लेकर, गेट लोन्स फ्रॉम द बैंक्स, और फिर इस तरह वो जो है यहाँ पे आके इंडिया में प्लांटेशन शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा, उसके आगे की क्लासेस हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।